नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल, जहां हम आज राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक और टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक संबंधित है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित टॉपिक है और इस टॉपिक का हम पूरा रिवीजन करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं उन सभी को वन लाइनर फॉर्म में जो पीडीएफ में दिए गए हैं उनके माध्यम से पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और इनसे संबंधित जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं वो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा आईएमपी हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो फर्स्ट प्रश्न है आज का। फर्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य था कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने हेतु जो है डीपीएसपी का प्रावधान संविधान में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में है। तो भाग चार जिसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और यही जो है वह राज्य के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई। तो भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही जो है पंचायती राज व्यवस्था का समावेश किया गया और अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए वही जो है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित प्रावधान है। समान आचार संहिता, समान आचार संहिता जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। समान आचार संहिता जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। समान आचार संहिता ये तो निर्वाचन आयोग के द्वारा लगाया जाता है, जबकि जो समान नागरिक संहिता होती है जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 44 में किया गया है। तो समान नागरिक संहिता का वर्णन किसमें है, नीति निर्देशक तत्व में है। नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे हैं कि ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनको जो है न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अगर कोई नीति निर्देशक सिद्धांतों को सरकार के द्वारा अवहेलना की जाती है, उसके निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं और ये जो है सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वो नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करती है या नहीं करती है। ये एक तरह से सरकार के लिए सलाहकारी भूमिका निभाते हैं, न कि बाध्यकारी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन, संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 43 जो है वो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रावधान कहाँ किया गया है, तो ये भी डीपीएसपी में किया गया है और इसके लिए आर्टिकल है 39। आर्टिकल 39 के अंतर्गत जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये कथन किसका है, तो ये स्टेटमेंट था केटी शाह का। केटी शाह जो एक संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आलोचना करते हुए कहा कि ये एक ऐसा बैंक है जो सरकार की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। नेक्स्ट बातें हैं कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल हैं वो सभी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है जो 36 में सिर्फ इतना कहा गया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है वो दी गई है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 36 के अंतर्गत है। फिर आता है इम्पोर्टेंट आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और न्यायालय के द्वारा इसे बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता।
आर्टिकल 38 जो है ये वर्णन करता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 38 के अंतर्गत। आर्टिकल 38 के अंतर्गत जो सब आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 38 सब आर्टिकल 2 है, इसके अंतर्गत आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किसमें है? तो अनुच्छेद 38(2) के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 39 का में क्या है? निःशुल्क एवं विधिक सहायता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 39 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है कि सरकार के द्वारा जो असहाय वर्ग होंगे, जो वंचित वर्ग हैं, उनको कोई है निःशुल्क एवं विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 39 बी जो है, अनुच्छेद 39 खा, जिसमें समुदाय के जो भौतिक संसाधनों का स्वामित्व है वह नियंत्रण इस प्रकार होगा कि सामूहिक हितों का सर्वोत्तम रूप में प्राप्त होगी। तो भौतिक संसाधनों का जो सर्वोत्तम रूप से वितरण किया जाएगा वो किसमें है? तो वो है 39 खा के अंतर्गत। फिर आता है 39 घा। 39 घा में है पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घा में है। 39 अंगा 39 ई में है पुरुष व स्त्री कर्मकारों को स्वास्थ्य व शक्ति एवं बालकों के सुकुमार अवस्था में दुरुपयोग न हो, इसके लिए प्रावधान किया गया 39 अंगा में। तो 39 जो है इसमें कुल 5 प्रावधान शामिल किए गए, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है कि 39 का के अंतर्गत आता है निःशुल्क एवं विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता किसमें आती है? 39 का में। और भौतिक संसाधनों का जो है सर्वोत्तम रूप से प्रयोग किया जाएगा वो क्या है? ये है 39 खा के अंतर्गत। 39 घा के अंतर्गत पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। और पुरुष 39 अंगा के अंतर्गत आ जाता है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था में दुरुपयोग न हो, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। फिर आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 का जो संबंध है वो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित। पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें किया गया है? आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 42 में प्रावधान है कि काम की न्याय संगत और मनोवेचित दशाएं जो हैं प्रसूति सहायता, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 42 के अंतर्गत। आर्टिकल 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत एवं मानवेचित दशाओं को उपलब्ध कराने एवं प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किसमें है? तो वो है अनुच्छेद 43 में। एक बार फिर से इन सभी का भी रिवीजन करते हैं। तो आर्टिकल आता है 37। आर्टिकल 36 में क्या है? तो आर्टिकल 36 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। आर्टिकल 38 है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया जाएगा। आर्टिकल 38(2) में क्या है? तो आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। आर्टिकल 39 का के अंतर्गत निःशुल्क एवं विधिक सहायता का उपलब्ध कराने का वर्णन है। अब आर्टिकल 39 खा के अंतर्गत भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार होगा जिससे सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो सके। आर्टिकल 39 घा के अंतर्गत पुरुष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 अंगा के अंतर्गत पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, इसको बचाने से संबंधित प्रावधान किए गए। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत एवं मानवेचित तथा प्रसूति सहायता का वर्णन। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए न्याय निर्वाह मजदूरी का वर्णन किया गया है। अब आते हैं 43 का के अंतर्गत। तो 43 का के अंतर्गत क्या है? उद्योगों में प्रबंधन एवं कर्मकारों को भाग लेने से संबंधित प्रावधान है। उद्योगों में प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेने से संबंधित प्रावधान 43 का के अंतर्गत है।
43 खा में क्या है, तो 43 खा के अंतर्गत आता है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंध को बढ़ावा देना। 43 खा के अंतर्गत आता है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 44 में आता है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। सभी नागरिकों के लिए जो है एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 45 में है 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 46 आता है। आर्टिकल 46 में आता है SC, ST एवं दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। जो SC, ST एवं दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए शैक्षणिक एवं जो आर्थिक हितों में अभिवृद्धि के लिए प्रावधान किए जाएंगे। आर्टिकल 47 आता है पोषण स्तर एवं जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाना है। तो पोषण स्तर में सुधार करना है, जीवन स्तर में सुधार करना है, साथ में लोक स्वास्थ्य में सुधार करना किसमें है, 47 में है। साथ ही साथ जो नशीले पदार्थों का उपभोग है उस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित प्रावधान शामिल है 47 में। 48 में आता है गाय एवं बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं को वध पर प्रतिबंध लगाना है और उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास करना है। तो गाय बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के जो वध है उस पर प्रतिबंध लगाना है और उनकी नस्लों से सुधार करना है। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 के अंतर्गत ही क्या और प्रावधान है, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना है। कृषि एवं पशुपालन में जो है सुधार के लिए आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए वर्णन है अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत है ये। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत यही वर्णन है जो कि 48 का के अंतर्गत है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया 48 का के अंतर्गत। 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनका संरक्षण करना है। राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले जो स्मारकों हैं उनकी वस्तुओं का संरक्षण करना आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 आता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में क्या हो गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच 50-50 कर दिया गया है कार्यों को। और आर्टिकल 51 में है शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए जो प्रावधान किए गए वो किए गए आर्टिकल 51 में। और आर्टिकल 51 के अंतर्गत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य को, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इसी का रिवीजन कर लेते हैं फिर से एक बार कि आर्टिकल 43 जो का है उसके अंतर्गत क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 43 खा के अंतर्गत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंध को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 45 में आता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 46 में SC, ST एवं दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों में अभिवृद्धि के लिए प्रावधान किए गए। 47 में पोषण स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार और लोक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित प्रावधान है। साथ ही जो हानिकारक और नशीले पदार्थों का उपभोग है उन पर प्रतिबंध लगाना है। आर्टिकल 48 में है गाय, बछड़े एवं दुधारू पशुओं को वध पर प्रतिबंध लगाना है और उनके नस्लों में सुधार करने हैं। 48 के अंतर्गत ही कृषि एवं पशुपालन के आधुनिकीकरण करना है, वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना है। 48 का के अंतर्गत क्या है, तो 48 का के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। 49 आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना है। आर्टिकल 50 के अंतर्गत कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण।
आर्टिकल 51 में शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रावधान किए गए। तो ये थे डीपीएसपी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन सभी को हम रिवीजन कर लिए हैं। कल के वीडियो में हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित प्रश्न। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसके लिए एक ही टॉपिक करते हैं आज भी। तो आप सभी को जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।